पहले आप लोग सोल्व करें इसको। क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 10 years ago, 10 वर्ष पहले, द एज रेशियो ऑफ ए एंड बी वॉज 3:5। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है? 3:5 है। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है हिंदी में, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर ले रहे हैं। ये यहाँ पर 3:5 है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है ना। चलो यहाँ पर है 3 कितना है? 5 है। चलो 10 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है? 3:5 है। द प्रेजेंट एज रेशियो इज 2:3। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो आपसे पूछा गया ए और बी की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है। ध्यान से समझना, करने की कोशिश करते हैं। देखो एक ए और एक है बी, एक हो जाएगा यहाँ पर ए और एक कौन हो जाएगा यहाँ पर? बी। ठीक है, एक ए हो गया और एक बी हो गया। अब ये क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व, तो इसको क्या मैं 10 years ago लिख सकता हूं? तो 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष पहले यानी कि 10 years ago। और उनका रेशियो कितना था? 3 कितना था? 5 था। ठीक है, अब क्या कह रहा है? उनकी वर्तमान आयु, यानी कि आप प्रेजेंट एज, जैसे जैसे क्वेश्चंस कहे वैसे वैसे आपको कर लेना है। जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो कितना है? 2:3 है। कितना है? 2:3 है। सबसे पहले तो आपका क्या काम रहेगा कि ये देखना है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या बराबर है क्या। यहाँ पर देखेंगे 5 और 3 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। और यहाँ पर 3 और 2 में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर है 1 का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा काम रहेगा कि डिफरेंस बराबर। तो डिफरेंस बराबर हम लोग कैसे करेंगे? डिफरेंस बराबर हम लोग ऐसे करेंगे, ध्यान से समझना। डिफरेंस बराबर करने के लिए नीचे कितने का डिफरेंस है? 2 और 3 में 1 का। तो 1 को तो हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को 3 से और 1 को 5 से। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ पर 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, फिर नीचे वाले रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करना? ऊपर वाले डिफरेंस से। तो 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो आप क्या करेंगे? नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अब जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब ये करते ही यहाँ पर रेशियो एकदम बराबर आ जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, रेशियो हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, डिफरेंस हमेशा बराबर आएगा। देखो यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? 3 और 6 में, आप कहेंगे सॉरी 5 और 6 में 1 का। और यहाँ भी 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो यहाँ पर एज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 वर्ष। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? तो आप कहेंगे 10। ठीक है, ये 10 कहाँ से आया है? ये एज का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस होगा ये एज का डिफरेंस होगा, और एज का डिफरेंस हमारे पास है 10। ठीक है, तो अगर 1 की वैल्यू 10 है तो मेरे को एक बात बताओ, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 30। और यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 50। ठीक है, लेकिन ये जो एज आई है ना, ये जो एज का रेशियो, ठीक है, ये हमेशा प्रेजेंट का आएगा। आपसे क्या पूछा गया है? ए व बी की वर्तमान आयु। तो आपको ये एक बात बताओ मेरे को, ये जो एज का डिफरेंस है, यानी कि अगर ये वाला एज का डिफरेंस 10 वर्ष पहले है तो ये भी कितना है? 10 वर्ष पहले का है। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले का एज का डिफरेंस कितना है? 30 है और 50 है। हमें प्रेजेंट की चाहिए, तो प्रेजेंट के लिए हम इसमें भी 10 ऐड कर देंगे और इसमें भी हम लोग 10 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या 40 और 60 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। समझे क्या? ठीक है, चलिए वापस समझाने की कोशिश करता हूं एक बार। 10 वर्ष पूर्व ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है? 3:5 दे रखा है। ठीक है, प्रेजेंट एज आपको दे रखा है, प्रेजेंट रेशियो 2:3 है।
इन दोनों का डिफरेंस बराबर करना है। यहाँ पर 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, ठीक है। और यहाँ पर 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए, यानी कि जो नीचे डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो 1 से तो हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5। अब नीचे वाले नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले डिफरेंस से। तो ऊपर 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से यानी कि 4, और 2 को 3 से कितना आ जाएगा, 6। आगे बढ़े। चलो देखो ये क्वेश्चन आपके अलजेब्रा का है, ठीक है, क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन मैंने आपको बताया ना कंसेप्ट हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, तो ये कंसेप्ट मैं आपको करवा चुका था, ठीक है। लेकिन उस कंसेप्ट में ये क्वेश्चन आया है तो मैंने आपके लिए लेने की कोशिश की है। देखो कभी भी अगर आपके सामने p प्लस क्यू, मैं आपको डेली समझाता हूं, अपॉन में p माइनस क्यू प्लस के p माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू, अगर ये सीरीज आपके सामने चल रही है, ठीक है, ये सीरीज चल रही है, तो मैंने आपको सिखाया था कि इसकी जो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। बताओ याद है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि p प्लस क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। अब क्वेश्चन है आपके सामने साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी कि p प्लस क्यू प्लस के साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि p माइनस क्यू, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यानी p माइनस क्यू अपॉन में p प्लस क्यू साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, ठीक है। अगेन आपको ये दिया गया, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 कहाँ से आया, इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अपॉन में p स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर, तो p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और कभी भी अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बार तो a माइनस बी है और एक बार a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या सही है क्या। और आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 2 × 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, क्या 2 ही आएगा क्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। हाँ सभी को हेलो है, बताओ ये सभी समझ आया गया क्या। ये सीरीज चल रही है, देखो p प्लस क्यू p माइनस क्यू p माइनस क्यू p प्लस क्यू, ये सीरीज है। तो हमें p प्लस क्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट एक मेथड है 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की अगर आप वैल्यू, और ये याद हो जाएगा आपको, ऐसा नहीं है कि ये याद नहीं होगा, ठीक है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी, p की वैल्यू क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। q की वैल्यू देखो, अब किसी को यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ से बताता हूँ, देखो p प्लस क्यू और यहाँ पर है p माइनस के क्यू,
फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, p माइनस के क्यू अपॉन में p प्लस के क्यू। अब देखो हमें इस सीरीज में रखना है 2p स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो p की वैल्यू है यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस के कोस थीटा q की वैल्यू है तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा आपको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है आपका एवरेज से है और सोल्व कीजिएगा। देखो द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 182, ठीक है, 11 संख्याओं का जो औसत है वो 182 है, ठीक है। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 199 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 161, यदि प्रथम 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो 199 है, ठीक है, और अंतिम 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 161 है। फाइंड द 6 नंबर आपसे पूछा गया, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, टोटल कितना है 11 संख्याएं, ठीक है। 11 संख्याओं का जो एवरेज है, 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, आप कहेंगे 182 है। कितना है, आप कहेंगे 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 82 है, 182 है। चलिए 182 मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। 11 संख्याओं का एवरेज है कितना, 182 है। फिर क्या कह रहा है, प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 199। प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 199, ठीक है। और फिर अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 161 है। फिर अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 161 है। कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ये क्वेश्चन अभी पुट किया है, बताओ सही है क्या, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एवरेज यहाँ पर कितना है 11 संख्याओं का, 182 है, तो 182 तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर 182 से 199 कम है कि ज़्यादा है, ठीक है, एवरेज बड़ा है कि घटा है 6 संख्याओं के लिए, आप कहेंगे यहाँ पर जो एवरेज है वो बड़ा है। अगर बड़ा है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, और अगर घटा है तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे 182 से 99 यानी कि 17 बड़ा है, ठीक है। 17 बड़ा है, कितने नंबर्स पे बड़ा है, आप कहेंगे 6 नंबर पे बड़ा है। कितने नंबर पे बड़ा है, 6 नंबर पे बड़ा है, ठीक है। ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस को फिर आप लोग 5 सेकंड में उड़ाएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर से कंपेयर करते हैं, 182 से 161, बताओ एवरेज बड़ा है कि घटा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो एवरेज है वो घटा है, ठीक है। 182 से 161, 182 बड़ा है कि 161 बड़ा है, आप कहेंगे 182 बड़ा है, तो यहाँ पर एवरेज क्या है, घटा है। मैंने अभी आपको बताया अगर बढ़ेगा तो हम लोग प्लस करेंगे और घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। कितना घटा है, तो 82 में से जब 61 जाएगा तो मेरे को एक बात होता है क्या, 21 बचेगा क्या, कितना बचेगा, 21 बचेगा, ठीक है। और कितनी संख्याओं पे घटा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो घटा है वो 6 संख्याओं पर यहाँ पर घटा है, बताओ सही है क्या, ठीक है। चलो अब मैं आपको फिर से यहाँ से कुछ सिखाऊंगा। देखो 182 तो ये है ही, प्लस के यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है। क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। चलिए यहाँ पर 6 कॉमन ले लेता हूँ मैं। 6 जब कॉमन लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 21 है, ठीक है। तो 17 में से जब आप 21 को कम करेंगे तो कितना आएगा, क्या माइनस के 4 आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 182 प्लस, और यहाँ पर है माइनस के 24, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 24। तो 182 में से जब 24 जाएगा तो कितना बचेगा, क्या 158 बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके सामने, सी।
इस तरीके से। अब देखो ये क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में उड़ा पाएंगे, लेकिन कब? एक तो आपकी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आते नहीं है, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। 11 संख्याओं का एवरेज 182 है, प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज 199 है, और अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? 161 है, ठीक है। आप क्या करते हैं? 11 को 182 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं? 6 को 199 से और 6 को 161 से, इन दोनों को आप लोग ऐड करते हैं और इसमें से माइनस करते हैं। यही करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सीखते हैं। यहाँ पर अलग क्या सीखोगे? मेरे को एक बात बताओ, ये 182 तो आपको एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। चलो फिर क्या करना है? आपको इससे कंपेयर करना है। 182 से 199 हुआ, कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? आप कहेंगे ज़्यादा हुआ। कितना ज़्यादा हुआ? 17। कितनी संख्याओं पर? एक पर अगर 17 है तो 6 संख्याओं पर ये होगा, ठीक है। फिर आपको 182 से 161 को कंपेयर करना है, तो कितना कम हुआ? 21। 21 कम हुआ एक संख्या पे, तो 6 संख्या पे कितना हुआ? ठीक है। फिर ये 182 तो है ही प्लस के, इन दोनों में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 6 कॉमन, ठीक है। और 17 में से जब 21 आप लोग कम करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा -4। तो 182 में से जब आप माइनस के 24 हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 158। उम्मीद है आप सभी लोगों को मैं समझा पाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। डीआई का क्वेश्चन है, क्या सभी लोगों को दिख रहा है क्या? यहाँ पर क्या है? एक्सपेंडिचर इज 1680 है, ठीक है। खर्चा है वो कितना है? 1600 रुपये है। एक्सपेंडिचर है यहाँ पर वो कितना है? 1600। कितना है एक्सपेंडिचर? यानी कि कितना है? 1680 रुपये, है ना। कितना है? 1680 रुपये। चलिए 1680 रुपये हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ओके, ठीक है। क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक बात बताओ मेरे को, जब परसेंटेज में ही क्वेश्चन पूछा जाए, जब रेशियो में ही क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्या रियल वैल्यू को लेना जरूरी है क्या? आप कहेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से पहले ये देख लेते हैं कि हमें किस में, एक तो डिफेंस में देखना है और एक एजुकेशन में। डिफेंस में परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। तो डिफेंस में मेरे पास जो परसेंटेज दिख रहा है, यहाँ पर मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। आपको दिख रहा है क्या? चलिए इसको छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और आपसे क्या पूछा गया? एवरेज स्पीड पूछी गई है, ठीक है। एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए मैन कंप्लीट ए राउंड अलोंग ए रेक्टेंगुलर फार्म हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। एक आदमी एक आयताकार क्षेत्र है, खेत है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? इफ हिज स्पीड्स अलोंग लेंथ्स आर 5 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, एंड अलोंग ब्रेथ आर 7.5 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन टू कंप्लीट ए राउंड। एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है, ये एक आयत है, ये क्या है? एक आयत है, ठीक है। ये आपको एक आयत दिया गया है। क्वेश्चन है, एक आदमी एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है। अगर यहाँ से लंबाई को, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है। अगर ये x है लंबाई, ठीक है, तो चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि ये चौड़ाई की दोगुनी है लंबाई, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चक्कर, यदि लंबाई वाले मार्ग पर इसकी चाल 5 किलोमीटर
प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा लंबाई पर, यानी कि ये वाली साइड है ना। इस पर जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये है कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। ओके, और यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे आपको दे रखी है। बताओ सही है क्या? ठीक है। तथा चौड़ाई वाले मार्ग पर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ये जो स्पीड दे रखी है वो आपको 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। और यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है वो आपको दे रखी है 15 किलोमीटर पर घंटे आपको दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है। अब आपको सबसे पहले तो क्या करना है, देखो अगर ये x है तो ये भी x होगा, और अगर ये 2x है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2x होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आपको या तो x की वैल्यू कुछ सोचनी है, या फिर हम क्या करते हैं, या तो आप लोग इसको x से सोल्व कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ रियल वैल्यू मानो। ठीक है, जो 7.5 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए, 7.5 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी। तो आप कहेंगे यहाँ पर हम x की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 15। कितनी मान लेते हैं, 15। ठीक है, तो आपके पास डिस्टेंस 15 है और स्पीड कितनी है, 7.5 किलोमीटर। यहाँ पर अगर x की वैल्यू आपने 15 माना है तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 30 है तो मेरे को एक बात बताओ, ये भी क्या 30 ही होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ये भी 30 होगा। और अगर ये x 15 है तो यहाँ पर ये वैल्यू भी क्या 15 ही होगी क्या? पहले तो मेरे को ये समझा दो। ठीक है ना, यहाँ से मैंने x की वैल्यू क्या की, यहाँ पर 15 ली। 15 क्यों ली, जिसमें 7.5 भी इजीली डिवाइड हो जाए और 15 भी डिवाइड हो जाए, तो मैंने 15 ली। अगर एक की वैल्यू 15 है तो दो की वैल्यू 30। ठीक है, एक की वैल्यू अगर 15 है तो दो की वैल्यू यहाँ पर 30 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा गया, एवरेज डिस्टेंस पूछी गई है। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछी गई है। ओके, तो पहले तो हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या टोटल टाइम होता है क्या? अब आपके पास टोटल डिस्टेंस तो है, टोटल डिस्टेंस तो है, लेकिन आपके पास टोटल टाइम है नहीं। ठीक है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं, तो हम टाइम निकालते हैं डिस्टेंस में स्पीड का भाग देके। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 15 है, और स्पीड कितनी है, यहाँ पर कितनी है, 7.5 है। तो मेरे को एक बता दो, जो टाइम लगेगा वो क्या यहाँ से 2 घंटे लगेंगे क्या? डिस्टेंस आपके पास 15 है और स्पीड कितनी है, 7.5। आपको पता है टाइम के लिए डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे, यानी कि 15 में 7.5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 घंटे। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 60 है, स्पीड 5 है, तो यहाँ से जो आपका टाइम आएगा, 30 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, क्या 6 घंटे आएंगे क्या? आप कहेंगे यहाँ भी ठीक है। यहाँ पर आपके पास में जो स्पीड है वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और 15 ये क्या डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर। तो यहाँ से 15 में जब 15 का भाग देंगे तो यहाँ से जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, क्या 1 घंटे आएगा क्या? ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 है, और स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, क्या 3 घंटे आएंगे क्या? अब आपको क्या दिया गया, एवरेज स्पीड पूछा गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी कि 30 और 30 60, 60 और 15 75, और 15 कितना हो जाएगा, 90। तो टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस तो कितनी है, 90 है, और टोटल टाइम 3 2 5, 5 और 6 11, और 1 12, कितना आ जाएगा, क्या 12 ही है क्या? ठीक है, तो 12 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 छके 72, 12 7 कितने होते हैं, 84। ठीक है, बचे कितने, 0.6, और 12 पंजे कितने होते हैं, 60। तो यहाँ से आपसे जो एवरेज स्पीड पूछी है वो कितनी आ जाएगी, क्या 7.5 किलोमीटर पर आवर आएगी क्या? ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, अगर नहीं समझ पाए हैं तो इसको अच्छे से एक दो बार देखना, समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इस कंसेप्ट पे मैंने आपको कल क्वेश्चन समझाया था, ठीक है ना? फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आपको दिया गया है इन द गिवन फिगर ओ इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र क्या है? ओ है, ठीक है। इफ ए ओ अपॉन ओ ई आपको 5/4, सी ओ अपॉन में ओ डी 3/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ओ अपॉन में ओ एफ आपसे पूछा गया। चलिए पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप अगर रेगुलर क्लास नहीं देखेंगे ना भाई, कुछ नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर 10 मिनट आते हैं, फिर 20 मिनट गायब होते हैं, उससे तो क्या ही होने वाला है, ये तो आप भी जानते हो, ठीक है ना। देखो तो अच्छे से देखो, ठीक है। देखो आपको दिया गया है ए बी सी, यानी कि इसको थोड़ा छोटा और कर ले रहे हैं हम, ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझा पाए, ठीक है। चलो ये आपको ए, ये आपको यहाँ से बी और यहाँ से आपको दे रखा है सी, ठीक है। ए बी और सी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है फिर यहाँ पर आपको दिया गया ई, यहाँ पर आपको दिया गया एफ, यहाँ पर आपको दिया गया ओ और यहाँ से आपको दिया गया है डी, ठीक है। चलो ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी डी, ठीक है। चलो मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो कल भी मैंने आपको रेशियो ही यही कंसेप्ट सिखाया था, ठीक है। लेकिन याद होगा तब ना। चलो आप क्या करेंगे, इस वाली लेंथ को क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे टोटल को, ठीक है। इस वाली लेंथ को टोटल बी से सी की लेंथ को क्या मानेंगे? ए। यहाँ से ए से लेके सी की लेंथ को आप लोग क्या मान लेंगे? यहाँ पर स्मॉल बी, और यहाँ से ये वाली लेंथ को आप लोग क्या मान लेंगे? स्मॉल सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, चलो ठीक है। अब ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। आपको दिया गया है बी ए ओ अपॉन में ओ ई, ए ओ अपॉन में क्या है? ओ ई, ठीक है। ए ओ अपॉन में क्या दे रखा है आपको? ओ ई दे रखा है, या ऐसे लिखते हैं इसको, ए ओ रेशियो क्या दे रखा है आपको? ओ ई दे रखा है, ठीक है। और दूसरा जो रेशियो दे रखा है आपको, वो दे रखा है सी ओ रेशियो, ओ डी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से आपसे जो रेशियो पूछा है, वो पूछा है बी ओ रेशियो ओ एफ आपसे पूछा गया, ठीक है। पहले तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। ए ओ आपको कितना दे रखा है? यहाँ पर ए ओ आपको दे रखा है यहाँ पर 5। यहाँ पर ओ ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पर आपको 4। यहाँ पर सी ओ आपको दे रखा है 3 और यहाँ पर ओ डी आपको दे रखा है 2, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आप ये ए से ओ का रेशियो, यहाँ से यहाँ से ए से ओ का रेशियो क्या होता है? तो यहाँ से ए से ओ को आप लोग लिख सकते हो बी प्लस के सी। क्या लिख सकते हो यहाँ पर? बी प्लस के सी, ठीक है, रेशियो। ओ ई को आप लोग क्या लिख सकते हो? रेशियो ए लिख सकते हो, ठीक है। बी प्लस सी रेशियो क्या लिख सकते हो? ए रख सकते हो।
क्या ले आओ, क्या ले आओ भाई, वापस बताना। ठीक है, यहां से CO, C और O, तो CO को आप लोग क्या लिख सकते हो, CO को लिख सकते हो आप लोग A प्लस बी, और रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा। अब देखो मैं रेशियो में आपको समझा चुका हूँ, अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेज देखते हैं तो देखो ये भी A प्लस बी प्लस सी है और ये भी A प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी देखो A प्लस बी और यहाँ पर C है, तीनों है, और यहाँ भी B प्लस सी और A है। क्या तीनों A प्लस बी प्लस सी है? ठीक है, अगर ये तीनों A प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, तो यहाँ पर तो इनका सम कितना है, ये 5 है और ये 4 है, कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर इनका सम कितना है 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। लेकिन सम तो देखो जब नंबर सेम है, A प्लस बी प्लस सी है, इधर भी A प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, जब वैल्यू सेम है तो नंबर्स भी सेम होनी चाहिए। नंबर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर सेम करने के लिए इधर कितना है 9 है और इधर कितना है 5 है, तो इस 5 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 9 है हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 5 कौन सा, ये वाला 5, इस 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 25, और यहाँ से 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। बताओ सही है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कितना है, 3 और 2 5 है और यहाँ पर 9 है, तो आप इस 9 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 27, और यहाँ पर जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 18। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इन दोनों का सम है वो बराबर आ गया, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, 27 और 18 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए BO का रेशियो क्या होता है, तो BO कहाँ पर है, ये रहा, तो BO का रेशियो हो जाएगा A प्लस सी अपॉन में B, A प्लस के C और रेशियो क्या हो जाएगा B। ठीक है, पहले तो हम यहाँ से A B C निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से A B और C निकाल ले, तो A रेशियो B और रेशियो C, जहाँ पर A की वैल्यू देखो, A की वैल्यू यहाँ पर क्लियर दिख रही है, कितनी है 20 है, चलो यहाँ पर मैंने 20 रख लिया। यहाँ से मेरे को एक बताओ था C की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 18 है, C की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंपेयर किसी से भी कर सकते हैं, कंपेयर यहाँ पर आप लोग किसी से भी कर सकते हैं। आपको पता है A प्लस बी कितना है 27 है, तो यहाँ पर अगर A प्लस बी 27 है तो A की वैल्यू अगर 20 है तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसे समझो, ऐसे कैसे समझो कि B प्लस सी बराबर कितना है, B प्लस सी बराबर 25 है, तो B प्लस सी बराबर 25 है, C की वैल्यू 18 है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या 7 ही आएगी क्या? ओके, अब आपको क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ से A प्लस सी अपॉन में B, तो A और C, A तो 20 है और C कितना है 18 है, तो ये हो जाएगा 38 अनुपात। ठीक है, और यहाँ पर B का रेशियो कितना है 7 है, तो यहाँ से BO अपॉन में OF कितना आ जाएगा 38/7। इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब आ जाएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करता हूँ आप, अब देखो ये मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट सिखाता हूँ, कंप्लीट ऐसा नहीं है कि आप मतलब इसमें ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ये कहाँ से आया, क्योंकि उससे पहले मैं आपको कंप्लीट सिखा देता हूँ, कंप्लीट बताता हूँ। आपकी इस क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है, इस बात को समझो आप। ठीक है, चलो, और एक और बात बता दूं मैं कि आपको ये जो क्लास है ये यानी कि होली पर भी ऑफ नहीं रहेगी। ठीक है, मेरा मोटिव ये है कि जो काम करना है वो करना ही है। ठीक है, अब चाहे उसमें कितनी भी प्रॉब्लम आए वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन क्लास आपकी ऑफ नहीं रहेगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। The tops of two poles of height 60 meters and 35 meters are connected by a rope. दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई 60 मीटर और 35 मीटर है। जैसे जैसे क्वेश्चंस कहे वैसे वैसे आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, दो खंबे हैं और उनकी ऊंचाई एक की तो 35 मीटर है और एक की कितनी है 60 मीटर है।
चलिए 60 मीटर है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 35 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये है, कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है, ओके। अगर ये 35 मीटर है तो यहाँ से ये आपको कितनी दे रखी है, ठीक है, वापस अगर ये 35 मीटर है तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, हाइट 35 मीटर, समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों जो हाइट है वो बराबर होगी, ठीक है। अब जो बची है वो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। उनकी चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया, उनकी जो चोटियाँ हैं उनको रस्सियों से जोड़ा जाता है, और यदि रस्सी क्षैतिज के साथ कोण बनाती है जिसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ध्यान रखना, स्पर्श रेखा या फिर इसको बोलते हैं टेंजेंट, और टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, टेंजेंट ये होती है टेन थीटा, ठीक है। स्पर्श रेखा, टेंजेंट, इसका मतलब होता है कि आपको टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 5/9 दे रखी है। अगर स्पर्श रेखा आ जाए तो भी आपको टेन थीटा ही रखना है, ठीक है, सोचना है, और टेंजेंट आ जाए तो भी आप लोग, अगर कभी आप पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, जो भी डाउट होगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो भी लैंग्वेज का इश्यू होगा वो मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। यानी कि स्पर्श रेखा ही टेंजेंट होती है, टेन थीटा होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। चलो अब क्वेश्चन है आपके सामने, उनकी चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया, उनकी चोटियों को रस्सी से जोड़ा गया, यानी कि इस चोटी को यहां से जोड़ा गया है, ठीक है। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ कोण बनाती है, मान लेते हैं कोण जो बनाती है वो कितना बनाती है, थीटा बनाती है, ओके। ये हमेशा 90 डिग्री जरूरी नहीं है, होगा कि नहीं होगा, चलो ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, यदि टेन थीटा वैल्यू आपको 5/9 दे रखा है, टेन थीटा होता क्या है, तो टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब अपोन में आधार, और लंब अपोन आधार कितना दे रखा है, 5:9 दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:9 दे रखा है। अगर यहाँ पर लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये टोटल लेंथ है कितनी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से ये वाली, यानी कि ये वाली लेंथ है कितनी, आप कहेंगे कितनी है, टोटल 60 मीटर है। 60 मीटर से यहाँ तक की जो लेंथ है ये तो कितनी है, 35 है, तो ये जो बची लेंथ है ये कितनी है, क्या 25 मीटर ही होगी क्या, आप कहेंगे बिल्कुल होगी, कितनी होगी, 25 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, आपको टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर में अपोन में बेस, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर या फिर लंब होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो 25 है वो किसकी वैल्यू है, 5 की। अगर 5 की वैल्यू 25 है, आपसे ये बेस आधार कितना है, यहाँ पर 9 है, तो अगर 5 की वैल्यू 25 है तो 9 की वैल्यू क्या 45 होगी क्या, और आपसे ये ही पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया, दोनों खंभों के बीच की दूरी, यानी कि ये वाली लेंथ आपसे पूछी गई, ये वाली, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 45, और 45 आपका आंसर आ जाएगा 45 मीटर। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक है खंभा 35 मीटर है, दूसरा खंभा 60 मीटर है, ठीक है। उसमें आपको स्पर्श रेखा, टेंजेंट स्पर्श रेखा, इसका मतलब होता है टेन थीटा, टेन थीटा आपको 5/9 दे रखा है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब अपोन में आधार, लंब हमेशा थीटा के सामने होगा और आधार हमेशा थीटा के पास वाली साइड होगी। थीटा यानी कि 5 की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 25, तो 1 की वैल्यू 5, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन वो ही करवाता हूँ मैं जो वास्तव में ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है।
मैं वो नहीं करवाता जो 5 सेकंड 10 सेकंड या फिर 1 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर दें। देखो इफ GCD, अब ध्यान रखना GCD, कई बच्चे तो यही नहीं जानते कि GCD होता क्या है। ठीक है, तो GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि GCD बराबर होता है HCF। HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो उसमें स्पर्श रेखा आने के बाद भी आप लोग टेंजेंट नहीं समझ सकते, टेन थीटा नहीं समझ सकते थे अगर फर्स्ट टाइम आपके सामने आता तो। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग GCD देख के भी घबरा जाते। तो GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों बराबर है। ठीक है, इफ GCD ऑफ AB इज 12 and A, B are positive integers and A greater than B greater than 12। ठीक है, A B से बड़ा है, B 12 से बड़ा है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, पूछा गया है A और B का। चलिए सोल्व करो। देखो आपको दिया गया है A बड़ा है किससे? बड़ा है B से, और B बड़ा है किससे? है 12 से। चलो यहां से आपको किसकी वैल्यू पूछी गई है? A और B की आपको HCF पूछा गया। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, चलिए सोल्व करो पहले, फिर मैं आपको से पूछता हूं। ठीक है, यहां से एक संख्या में मान लेता हूं 12 इंटू एक्स मान लेता हूं, और दूसरी संख्या है यानी कि B, वो क्या मान लेता हूं 12 इंटू y मान लेता हूं। ठीक है, एक संख्या मैंने 12 इंटू एक्स मानी, दूसरी संख्या क्या मानी? 12 इंटू वाई। अब आपको यहां से ये देखना है कि x की वैल्यू यहां से आपको एक एक रख के देखनी है। ठीक है, या तो एक एक रख लो, अगर यहां से आप लोग एक रखते हो, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी रखते हो? 2 रखते हो। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू तो 12 से बड़ी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो कितना आएगा? 12 ही आएगा, और यहाँ पर 24 आएगा, तो 1 और 2 तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो फिर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, और फिर यहाँ पर कितना रखता हूँ? 1 रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12 को सेकंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो होगा नहीं। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो a आएगा वो 12 से बड़ा आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 12 है, तो इस वजह से ये तो होगा नहीं। यहाँ पर b रखता हूँ, यानी कि x की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो यहाँ पर 24। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू कितनी है? 12। तो यहाँ पर एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर भी कितनी है? b की वैल्यू 12 है, लेकिन b से ज़्यादा आनी चाहिए, 12 से बड़ी, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर रखता हूँ, अब कितना रखूँगा? 2, और यहाँ पर 36 लाने के लिए मेरे को यहाँ पर y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 3। तो यहाँ पर देखो 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24, और यहाँ पर 36। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर a बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारे पास a छोटा है। ठीक है ना, समझ आ रहा है? ध्यान से समझना, यहाँ पर हमारे पास a सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 24 हो रहा है और यहाँ पर 36 हो रहा है, यानी कि a तो 24 हो रहा है, b 36 हो रहा है, जबकि हमें a बड़ा चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्या आंसर हमारा सी होगा क्या? डी होगा क्या? अगर मैं इसको 12 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर y को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं? 2 से, तो यहाँ पर देखो 12 3 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये आपके क्वेश्चन आ गया मेंसुरेशन का। ठीक है, क्या है? PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, साइड PQ इज एक्सटेंडेड टू X। ठीक है,
भुजा पी क्यू को एक्स तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि पी क्यू इक्वल में क्या है, क्यू एक्स है। ठीक है, इफ यदि एक्स एस इंटरसेक्ट्स क्यू आर एट वाई, ठीक है, यदि एक्स एस क्यू आर को वाई पर काटता है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ एस वाई आर आपसे पूछा गया। चलिए सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। ये एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूं मैं, ठीक है। यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज बनाने की मैंने कोशिश की है। यहां पर P, Q, ये R और ये S है। ओके, फिर क्या कह रहा है, भुजा PQ को X तक इस प्रकार बढ़ाया गया। भुजा PQ को इस प्रकार से बढ़ाया गया है, ठीक है, इस प्रकार बढ़ाया गया कि PQ इक्वल में QX है। PQ और यहाँ पर बढ़ाया गया है X तक, ठीक है, और इसको यहाँ से इसको मिला दिया गया है। ठीक है, ओके, PQ और QX क्या है, बराबर है, यानी कि ये वाली और ये वाली लेंथ बराबर है। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है, भुजा PQ को इस प्रकार, ठीक है, QX, यदि QS QR को Y पर, QS Q और S, सॉरी X और S QR को किस पर काटता है, Y पर काटता है, यानी कि ये हो गया यहाँ पर Y है। ठीक है, चलो तो त्रिभुज एस वाई और आर का आपको एरिया पूछा गया है। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से, एकदम ध्यान से, ठीक है, कुछ भी अगर छूट जाएगा तो फिर समझ नहीं आएगा। जहां कहीं भी अगर जेड बने, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या जेड बन रहा है क्या, देखो बिल्कुल जेड बन रहा है। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बताओ सही है क्या? अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ओके, ठीक है, फिर एक और समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से जेड जहां भी बने, देखो ये वाला जेड बन रहा है एक, ठीक है, कौन सा, ये वाला जेड, यहां से मतलब ये वाला जेड बन रहा है ऐसे, तो अगर इसको मैं जेड मानता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, और ये आमने सामने की साइड तो वैसे ही बराबर होती है। ओके, चलो, तो क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एकदम सेम हो गया क्या? ठीक है, ए एस से जब दो साइड्स बराबर हो, जब दो एंगल बराबर हो, एक साइड बराबर हो, तो वो एंगल क्या है, एकदम बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो एंगल जो एरिया है वो एकदम बराबर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको क्या समझाता हूँ, आप समझते हैं, आप जानते हैं कि अगर जो डायगोनल है, ठीक है, जो विकर्ण है, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को इक्वली बराबर बांटता है। ठीक है, बराबर बांटता है। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो टोटल जो एरिया, जो टोटल क्षेत्रफल है, यानी कि इसका पूरा का P, Q, R और S, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है आपको कितना, 300 मीटर। अगर 300 मीटर दे रखा है तो सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, क्या ये 150 और क्या ये वाला भी 150 होगा क्या? ठीक है, 150 में ये दोनों आ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये टोटल है 150। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है वो हम लोग बता देंगे। आपसे पूछा गया है एस वाई और आर, यानी कि ये वाला आपसे पूछा गया, ये वाला एरिया आपसे पूछा गया। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे भाई,
अगर इन दोनों का एरिया कौन कौन सा, अगर एस क्यू और आर, इसका जो एरिया अगर 150 है तो मेरे को एक बात बताओ, ये भी 75 होगा, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, 75 होगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, अब आपसे जो पूछा गया, आपसे पूछे अगर एस वाई क्यू तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, या फिर पूछे आपसे एस वाई आर, उसका भी एरिया कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़े, चलो, कुछ भी नहीं है, ज्योमेट्री में, सॉरी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में अगर आपने डायग्राम सही ढंग से बना लिया है तो क्वेश्चन एकदम इजीली आप लोग कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये आ गया है आपका मिक्सर एंड एलिगेशन का, ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है और सभी लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ए कंटेनर कंटेन्स 71.2 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है, एक बर्तन में 71.2 लीटर दूध है, कोई दिक्कत नहीं है। 20% ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, ठीक है, बर्तन से 20% दूध निकालकर उसकी जगह पानी भर दिया गया, ओके। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एन टाइम्स, यहाँ पर अभी कितने, वो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि इतनी बार दोहराया गया, लेकिन यहाँ पर कोई दोहराया गया नहीं है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द मिल्क कंसंट्रेशन बिकम्स लेस देन 46.8%। अब क्वेश्चन को वापस आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे। एक बर्तन में 71.2 लीटर दूध है, ठीक है, बर्तन से 20% दूध निकालकर उसकी जगह पानी भर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः 20% मिश्रण निकालकर उसकी जगह पानी भराया गया और यह प्रक्रिया n टाइम्स चली गई है, ठीक है, जब तक कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाती है, 46.8% से कम ना हो जाए, ये आपसे पूछा गया। अब देखो मैंने आपको समझाया है कि किस वैल्यू को आपको लेना है और किस वैल्यू को आपको स्किप करना है। यहाँ पर आपसे n की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको रियल वैल्यू को लेंगे तब भी आंसर आएगा और नहीं लेंगे तब भी आएगा, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग रियल वैल्यू को छोड़ दें। मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो मिक्सर है वो कितना है, x लीटर है, कितना है, x है, ओके। अगर मैं इसमें से 20% पानी निकालता हूँ, 20% कितना होता है, 1/5, यानी कि टोटल 5 लीटर है, उसमें से 1 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना, 4, ठीक है। मैं पहले n की वैल्यू कितनी लेके देखता हूँ, 1 लेके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x इंटू 4/5 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, परसेंटेज के लिए 100 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 80%। यानी कि अगर एक बार दोहराई जाती है प्रोसेस तो कितने परसेंटेज मिल्क बच रहा है हमारे पास, 80%, लेकिन हमें कितना चाहिए, 46.8% से कम चाहिए, ठीक है। सेकंड टाइम्स हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम्स यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख के देखेंगे, तो x इंटू 4/5, ठीक है, इसकी पावर 2 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 4/5 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से कितनी बार कटेगा, ये 20 बार, ठीक है, और 5 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार, तो 4 चौके 16, चौके कितना हो जाएगा, 64। अभी भी कितना आ रहा है हमारे पास, 64%। क्या इससे कम आ रहा है क्या, 46.8 से, नहीं आ रहा है। अब देखो ये वैल्यू मैं आपको एक एक निकाल के क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में आए कि हमें कहाँ तक के सोचना है, ठीक है। वापस हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 लेके देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 4/5 की पावर कितनी कर देंगे, 3, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ से 100 से। आप भी मेरे साथ सोल्व किया करो, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5
ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। ठीक है, पहले एक n की वैल्यू 1 ली, फिर n की वैल्यू 2 बार, फिर n की वैल्यू 3 लेके देखते हैं। चलिए यहाँ से देखो 25 है, और 25 से कितनी बार कटेगा ये, 2500 के 100। ठीक है, यहाँ पर 16 और 16 16 256, 256 में जब 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, क्या 51.2 आएगा, क्या कितना आ जाएगा, 51.2%। मेरे को एक बात बताओ, क्या 51.2% क्या 46.8% से कम है क्या, आप कहेंगे नहीं है, तो इस वजह से ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, x इंटू 4/5 की पावर कितनी करेंगे, अब 4 करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। चलिए तो यहाँ से कर देंगे x इंटू, यहाँ पर सभी में x था भाई, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि टोटल हमने x से ही तो निकाला था, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 अपॉन में 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर 25 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 16 256, और 256 इंटू 4 क्या 1024 आएगा, कितना आ जाएगा, 1024। 1024 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मैं इसको 100 बना रहा हूँ, ये 25 है, 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 40.96 आएगा। और 40.96 में एक बात बताओ, 40.96 है वो क्या 46.8% से कम है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 4 ही आएगी क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आ गया है आपका नंबर सिस्टम का। क्वेश्चन क्या है, आपको ये नंबर दिया गया है और इसके इक्वल में आपको ये दे रखा है। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, 433 इंटू 456 इंटू कितना है 43 n है, और इक्वल में आपको दे रखा है n प्लस के 2, यानी कि जो इकाई का अंक है और वो n प्लस 2 है वो बराबर होना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए पहले तो हम लोग इकाई का अंक निकालते हैं। 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 को जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू n बराबर कितना आना चाहिए, n प्लस के 2 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से n की वैल्यू क्या रखी जाए, तो n की वैल्यू मैं यहाँ से 1 रखता हूँ, तो n की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रखूँगा तो यहाँ पर देखो 8 इंटू 1 बराबर में n की वैल्यू कितनी रखी है मैंने, 1, ऑप्शन ए से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस के 2, क्या ये दोनों, ये 8 है और ये 3 है, क्या बराबर है, क्या नहीं है, तो इस वजह से ये आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, देखो मैं किसी के कमेंट्स ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा, मेरा जो फोकस है वो यहीं पर ही है सामने, कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन लेते हैं 8, तो यहाँ पर 8 और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 8 है, तो 8 इंटू 8 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है, n की वैल्यू कितनी ली है हमने, 8, तो 8 प्लस के कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। मेरे को एक बात बताओ, 4 और 8 और 2 10 क्या बराबर है क्या, आप कहेंगे नहीं है, तो इस वजह से ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कितना है, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 बराबर में 3 प्लस के 2 है। ठीक है, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24, कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना है, 4 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, क्या 4 और 5 बराबर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो जब ये तीनों ही नहीं है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यही होगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं।
एन की वैल्यू क्या रखेंगे 6, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा 6 बराबर में, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 6 और प्लस के 2 है, ठीक है। तो 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48, क्या इकाई का अंक 8 है, और इधर भी 6 और 2 कितना है 8 है। बताओ तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपके सामने, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ डिफरेंस इन्वेस्टमेंट्स। ए और बी ने भिन्न निवेश के साथ एक साझा व्यापार किया, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ईच, ठीक है। प्रत्येक दूसरी, तीसरी एवं चौथी तिमाही के आरंभ में ए और बी ने क्रमशः 300 रुपये लगाए एवं 200 रुपये की अतिरिक्त धनराशि का निवेश किया, ठीक है। तथा इस प्रकार चौथी तिमाही में उनके द्वारा निवेशित धनराशि समान हो गई। उनके द्वारा जो निवेशित धनराशि है वो क्या हो गई, समान हो गई। यानी कि ए ने भी बराबर लगाए हैं चौथी तिमाही में, ठीक है। चौथी तिमाही में यानी कि ए का अमाउंट अगर 5000 है तो बी का अमाउंट भी कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए, ये पूछ रहा है। यदि वार्षिक लाभ को क्रमशः 5:6 के अनुपात में बांटा गया तो ए ने कितनी धनराशि के निवेश से व्यापार आरंभ किया था, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। सोल्व करो। देखो आया किसी का आंसर, कहाँ से आएगा हैं? चलिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप सोचते हैं आज हमारी क्लास नंबर कितनी है, 32 है ना, 32 क्लास है, और आप सोचते हैं कि मैं देख लूँगा, क्लास देख लूँगा। अब वो 32 को आप लोग नहीं देख पाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो क्लास को आप लोग डेली देखा करो, ठीक है। चाहे 2x की स्पीड पे आप लोग देख लिया करो, क्योंकि मैं आपके सामने एक भी बातें एक्स्ट्रा नहीं करता, आपको पता है, ठीक है। और मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड पर रहता है, आपके कमेंट्स पर भी फोकस नहीं रहता है। मेरा मोटिव ये है कि अगर आप मेरे को टाइम दे रहे हैं तो आप इस टाइम का यूटिलाइज अच्छे से कर सकें, यानी कि मैं आपको टाइम से ज़्यादा रिटर्न दे सकूं, ठीक है। मेरा बस यही मोटिव है आपके लिए। एक ए है और एक बी है। ए ने कितने लगाए हैं, x रुपये लगाए। कितने रुपए लगाए हैं, x रुपये लगाए, ठीक है। प्रत्येक दूसरी, तीसरे और चौथी तिमाही के आरंभ में ए और बी ने क्रमशः 300 रुपये लगाए और 200 रुपये, ठीक है। ए प्रत्येक तिमाही पर 300 रुपये बढ़ा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो कितना लगाएगा 300, दूसरी तिमाही में कितना लगाएगा, x प्लस 300 हो जाएगा, ओके। फिर तीसरी तिमाही में x प्लस के इसमें 300 ऐड कर देंगे, यानी कि 600 हो जाएगा। फिर चौथी तिमाही में x प्लस के कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। बताओ सही है क्या? अब ध्यान से समझना, अब ये क्या कह रहा है कि ए की धनराशि यानी कि ए की जो चौथी तिमाही है, ठीक है, और बी की जो चौथी तिमाही है वो राशि समान है। अगर वो राशि समान है तो मेरे को एक बात बताओ, ए की जो तिमाही है वो कितनी है, x प्लस 900 है, तो यहाँ पर जो बी की तिमाही है वो भी क्या x प्लस के 900 होगी क्या? समझ आ रहा है ना? ध्यान से समझना। क्वेश्चन है इस प्रकार, चौथी तिमाही में यानी कि x की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू x प्लस 900 है, तो उनके द्वारा निवेशित धनराशि समान हो गई। अगर ये x प्लस 900 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, x प्लस के 900 हो जाएगी, ठीक है। अब जो b है वो कितना बढ़ा रहा है, तो आप कहेंगे b जो बढ़ा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये बढ़ा रहा है, तो ये सभी बढ़ाते हुए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 200 घटा दो यानी कि 700, यहाँ पर 200 घटा दो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 500,
और यहाँ पर 200 घटा दो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x प्लस के 300। बताओ सही है क्या? ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, और ये सभी क्या है, तिमाही पर है, तो इनका ये कितने टाइम के लिए लगाया है, 3 महीने के लिए। ये कितने टाइम के लिए लगाया है, 3 महीने के लिए। ये जो राशि लगी है वो भी कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। और ये जो राशि लगाई है ये भी कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पर जो राशि लगाई है इसने ये भी 3 महीने के लिए लगाई है। ये राशि भी कितने महीने के लिए लगाई है, 3 महीने के लिए। ये जो राशि लगाई है ये भी 3 महीने के लिए, और ये जो राशि लगाई है इसको भी 3 महीने के लिए लगाई है। बताओ सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, चलो अब यहां से हम इसको और सोल्व करते हैं। ये तो कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, ये 300 और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, यानी कि ये तो हो जाएगा 900 अमाउंट, है ना। ये तो कितना हो जाएगा, 900। ये कितना हो जाएगा, 1800। 1800 कहाँ से आया, 600 इंटू 3। ठीक है, और ये 900 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2700। तो ये हो जाएगा 0 और 0। ठीक है, 8 और 7 15 और 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 और 9 24। कैरी कितना, 2। ठीक है, कैरी कितना, 2। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो इसको तो लिख सकते हैं कितना, 5400 प्लस के कितने एक्स है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो यहाँ पर आ जाएगा 12x। बताओ सही है क्या? ठीक है, चलो यहाँ पर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख लो। 12x प्लस के कितना है, 5400 है। चलो इसका टोटल करो, तो ये कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1500। 1500 कहाँ से, 500 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 700 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2100, और यहाँ पर आ जाएगा 2700। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 0 0, ये 0, ये 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर 9 और 5, 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 7 22। कैरी कितना, 2। यहाँ पर 2 2 4 और 1 5 और 2 7। तो यहाँ पर टाइम कितना है, वापस 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, यानी कि 12x प्लस के कितना हो जाएगा, 7200। और इसको किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, 5:6 में आपको यहाँ से सोल्व करना है। ठीक है, चलो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। देखो 6 को जब 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 72x। ठीक है, प्लस के यहाँ पर 54 को, ये तो सोल्व करना ही पड़ेगा, 0 0। 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 चौके 24। ठीक है, कैरी कितना हो जाएगा, 2। 6 पंजे 30 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 32। ठीक है, ये तो हो गया सोल्व इक्वल में। 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60x। ठीक है, और यहाँ पर 72 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, क्या 36,000 आएगा क्या? ठीक है, 5 दूनी 10, 7 पंजे, हाँ कितना आ जाएगा, 36,000। अब आपको कुछ नहीं, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये 72x है और ये 60x है, तो 72x में से 60x जाएगा तो कितना बचेगा, 12x। और यहाँ पर 36,000 है, यहाँ पर 32,400 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा, क्या 3,600 बचेगा क्या? अगर 12x की वैल्यू 3600 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 300 आएगी क्या? तो x ने, यानी कि a ने स्टार्टिंग में कितने से स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, 300 रुपये से। और अगर b के लिए पूछे तो 300, तो ये x की वैल्यू है, तो 300 और 300 600। आपसे जिसकी वैल्यू पूछी गई है, a ने कितनी धनराशि के निवेश से व्यापार आरंभ किया,
तो कितना है 300 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी एकदम आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, ओके। ये चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये तो आ गया आपका परसेंटेज का क्वेश्चन, ठीक है। इसको सोल्व करो और आंसर दो। देखो ये कितना है, 0.08% है, यानी कि 0.08% हटाएंगे तो 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 ये आ जाएगा, ठीक है। चलो ऑफ, फिर क्या है 0.008 है, 0.008 है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100, और यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो और चिपका देंगे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ऑफ 8, चलिए ये आपको दिया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ से दिया गया है, और यहाँ से इसकी जो पावर है वो कितनी है? 1/9 है। कोई दिक्कत है? अब तो आप इसको सोल्व कर ही पाओगे, ठीक है। कैसे सोल्व कर पाओगे? देखो 8 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 2 की पावर क्यूब, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर क्यूब, और यहाँ से 2 की पावर क्यूब, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 9, अपॉन में 10 की पावर भी कितनी हो जाएगी? 9, और यहाँ पर ये पावर कितनी है? 1/9 है, ठीक है। तो यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि पावर से पावर, तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 2/10 बचेगा। अब 2/10 को भी आप लोग नहीं सोल्व कर पाए क्या? ये बताओ मेरे को, ठीक है। 2/10 को आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या 0.2 ही आएगा क्या? कितना आ जाएगा? कि 0.2 आएगा, और 0.2 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 575 रुपीज, ठीक है। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर है वो 575 रुपये का है। इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 23%, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 23% है तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया। एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही क्या प्रॉफिट या लॉस होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सीपी माइनस एसपी ही या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 575 वैल्यू है, ये क्या 23% की है क्या? समझ आ रहा है ना? वापस समझो, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य जो अंतर होगा ये वो प्रॉफिट या लॉस का होगा, ठीक है। उसके यदि लाभ प्रतिशत कितना है? 23% है, तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया। चलिए पहले तो हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? सीपी निकाल लेते हैं। सीपी हम लोग कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर जो 575 वैल्यू दी गई है ये किसकी वैल्यू दी गई है? 23 की दे रखी है, और आपसे 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। चलो तो 2300 इसको काटने की कोशिश करते हैं। 23 दूनी कितना हो जाएगा? 46, ठीक है। 23 दूनी 46, बचे कितना? 13, 135, ठीक है। 135 बचे, सॉरी 115, तो 23 5 कितना हो जाएगा? 115, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया है? 2500 रुपये। आपसे क्या पूछा गया? विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पूछा है, तो इसमें आप लोग प्रॉफिट और जोड़ दो। प्रॉफिट है कितना? 575 रुपये, ठीक है। तो इसमें आप लोग 575 जब ऐड करोगे, इसमें जब आप लोग 575 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस।
तो यहाँ पर 5 और 1 3, तो 3075 है क्या ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन MEH द सैलरी ऑफ ईच वर्कर इन इंक्रीज इन द रेशियो 22:25। ठीक है, MEH में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए। ठीक है, पहले जो वेतन है, जो सैलरी है, उसका अनुपात 25 था, उसके बाद में बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 25 कर दिया गया। किंतु कामगारों की संख्या है वो घटा दी जाए। ठीक है, तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा देख लेते हैं। पहले जो वेतन था वो कितना था? 22 था। अब कितना वेतन हो गया है? आप कहेंगे 25 हो गया। कितना हो गया है? 25 हो गया है। ठीक है, चलो यहां पर 26 से ही 2/3% कितना होता है? तो 26 थी 36, कितना हो जाएगा? 36 18 और 2 20, यानी कि ये हो जाएगा 80/3। परसेंटेज हटाएंगे 100। ठीक है यहाँ पर 20 से काटेंगे 4 बार और 20 से 5 बार, यानी कि 4 कितना हो जाएगा? 15। यानी कि पहले 15 था, अब 4 घट के यानी कि अब कितना हो गया है? 11 हो गया। ठीक है, चलो पहले जो कारीगर थे वो 15 थे, अब घट के कितने हो गए हैं? 11 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से जो कटता आपस में हम उसको काट देते हैं, याद है ना? ठीक है, तो 11 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। चलो यहाँ से इसको भी काट देते हैं 5 से, तो 5 से ये 3 बार कटेगा और 5 से 5 बार कटेगा। तो यानी कि जो पहले उनका वेतन था, ऐसे समझो, वो कितना था? पहले वेतन 6 था और अब वेतन कितना है? 5 है। तो बढ़ा है कि घटा है? आप कह देंगे घटा है। ठीक है, कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? 1 की। कितने पे कमी हुई है? 6 पर। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6 से, सॉरी 100 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 100/6, यानी कि 16 सही 2/3% ही आएगा क्या? ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3% आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, A and B borrows 2000 and 3000 respectively on same interest rate for 1/2 years. If B paid 125 more interest than A, find rate of interest. सोल्व करो फटाफट और आंसर दो। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी ने क्रमशः 2000 और 3000 एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए कर्ज लिया। ठीक है, यदि बी ने ए से 125 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर आपसे पूछी गई है। यहाँ पर एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है। अगर रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो आप रेट निकाल सकते हो क्या? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 इंटू SI। 100 इंटू SI है कितना? यहाँ पर कितने ज़्यादा लिए हैं? 125 रुपये। अब ये जो 125 रुपये ज़्यादा लिए हैं, ठीक है, बी ने ए से 125 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान क्यों किया? क्योंकि बी ने जो कर्जा लिया था वो 3000 रुपये लिया था। कितना लिया था? 3000 रुपये लिया था। जबकि ए ने कितना कर्जा लिया था? 2000 रुपये। तो अगर बी 3000 कर्जा लेगा तो ए से ज़्यादा ही अमाउंट चुकाएगा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा लिया था? आप कहेंगे 1000 रुपये लिया था। कितना लिया था?
1000 रुपये लिया था, ठीक है। और कितने वर्ष के लिए लिया था, तो आप कहेंगे 2.5 वर्ष के लिए लिया था। कितने वर्ष के लिए, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ऊपर 0 चिपक जाएगी। बताओ सही है क्या? चलो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ से 25 से कितनी बार कट जाएगा ये, 5 बार। तो रेट आपकी कितनी आ जाएगी, क्या 5% आएगी क्या? ठीक है। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। चलो ये वाली सीरीज नंबर सिंप्लीफिकेशन का है। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है 5 में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस के, यहाँ पर 7 है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इंटू यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ठीक है, प्लस के। ऐसे चलते चलते 39 में कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर तो कितना होता है 361, इंटू, ठीक है, 361 इंटू, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। आप सभी जानते हैं अगर ये ऐसी सीरीज चल रही है, ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितने का है, 5 का, यानी कि ऊपर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 5 का। तो इसमें भी देख लेते हैं कि यहाँ भी 5 का डिफरेंस है क्या, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 16 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 7 का, ऊपर भी 7 का है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं 361 और 400 में 39 का, क्या डिफरेंस बराबर आ रहा है क्या? अगर डिफरेंस बराबर आ रहा है तो मेरे को एक बात होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/4 माइनस के 5/9 लिख सकते हैं, ठीक है। कितना लिख सकते हैं, सॉरी 1/4 माइनस के 1/9, ठीक है, फिर प्लस के 1/9 माइनस के 1/16। ऐसे करते करते प्लस में चलते चलते हम लास्ट में क्या लिख देंगे, 1/361 माइनस के 1/400। बताओ सही है क्या? ठीक है, इस सीरीज को हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं, है ना। तो यहाँ से ये सभी टर्म्स कट जाएगी, प्लस माइनस ऐसे करके यहाँ तक। जो लास्ट में टर्म बचेगी वो फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 1/4 माइनस के लास्ट टर्म कितनी है 1/400 है, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है, इसको आपको सोल्व करना है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 400, यहाँ पर 100 और माइनस के 1, तो यहाँ पर 99 में 400 आ रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये आ गया है आपके सामने संचय बारंबारता। आपको दिया गया है x की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, 0 से लेके 6 तक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। चलो यहाँ पर f की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी, वो आपको दे रखी है कितनी 10 35 10 35 27 17, ठीक है, 6 3 2, 6 3 और 2। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, संचय बारंबारता। वो कैसे निकालते हैं, आप सभी जानते हैं, f को ऐड करते हैं, ठीक है। f को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 10 में 10 में जब आप 35 से ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45। 45 में जब आप 27 ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12, यानी कि 72 आ जाएगा, ठीक है। 72 में जब आप 17 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 80,
89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 89 आ जाएगा, है ना। 89 में जब आप लोग 6 ऐड करोगे तो 95 आ जाएगा। 95 में जब आप 3 ऐड करोगे तो 98 आएगा, और 98 में जब 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, चलो आपसे क्या पूछा गया है? संचय बारंबारता आपसे पूछी गई। अगर टोटल टर्म्स कितनी है? 100 है, 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50वीं टर्म प्लस के 51वीं टर्म, और डिवाइडेड किससे कर देंगे? 2 से। तो यहाँ पर 50 और 51 वाली टर्म, तो 50 और 51 वाली, देखो यहाँ पर तो कितनी है? 45 है, और यहाँ पर कितनी? 89 है। तो 50 और 51 वाली टर्म्स क्या यही है क्या? ठीक है, तो आपसे संचय बारंबारता पूछी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 प्लस के 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कितना आ जाएगा? 2 आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इस कंसेप्ट पे मैंने आपको कल क्वेश्चन समझाए थे। ठीक है, जब कभी भी आपके सामने अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इक्वल में यदि क्या है? पी है। ठीक है, तो ध्यान रखना सेक थीटा प्लस के टेन थीटा क्या हो जाता है? इसका उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 1 में पी हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं, तो टेन थीटा कट जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा? 2 सेक थीटा। तो 2 सेक थीटा बराबर पी प्लस में 1/p है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा p² + 1, और अपॉन में ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि ये 2p आ जाएगा। अब सेक थीटा होता क्या है? तो सेक थीटा होता है कर्ण अपॉन में आधार, कर्ण अपॉन में आधार, या फिर हाइपोटेनस में अपॉन में बेस होता है। ठीक है, हाइपोटेनस है, बेस है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर या फिर लंब मैंने आपको सिखा रखा था कि अगर यहाँ पर p² + 1 है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा? p² - के 1 होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया? कोसेक थीटा आपसे पूछा गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक थीटा आपसे पूछा गया। कोसेक थीटा होता क्या है? आप कहेंगे कर्ण अपॉन में लंब होता है। ठीक है, क्या होता है? कर्ण अपॉन में लंब, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर है कितना? तो हाइपोटेनस है यहाँ पर, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है यहाँ पर आपके सामने p² + 1 है, और यहाँ पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर है p² - के 1 है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? p² + 1 और p² - 1। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर कीजिएगा। ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। ठीक है, एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में, और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे तीनों उस कार्य को एक साथ मिलकर करते हैं तथा उन्हें 7,400 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो बी का हिस्सा आपको बताना है। देखो जब कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, एक किसी कार्य को कितने दिन में? 8 दिन में। चलो 8 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में? तो बी उसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है, ये 10 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में। क्या सही है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। चलो यहाँ से सबसे पहले हमारा जो काम होता है टाइम एंड वर्क में वो होता है एलसीएम होता है। तो यहाँ से 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? क्या 120 आएगा? ठीक है, तो यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 15, क्योंकि 120 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15।
120 में जब 10 का भाग देंगे तो आएगा 12, और 120 में जब 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इन तीनों की इफिशियंसी 15, 12, 27 और 10 37 है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है यदि उन्हें 7,400 रुपये मिलते हैं, यानी कि ये जो 7,400 है ये टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, टोटल के नीचे यानी कि इनके एफिशिएंसी का टोटल, तो टोटल एफिशिएंसी है कितनी, 37 है। और आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, बी के लिए, तो बी का यहाँ पर कितना है, 12 है, तो 12 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 37 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 200 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 2400। ये तो क्या आ गया यहाँ पर बी के लिए। अगर ए के लिए पूछे तो यही 7,400 वैल्यू है किसकी, 37 की, और ए के लिए अगर पूछता है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 15 से। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको 2 बार कटेगा, 200 बार, यानी ये आ जाएगा 3000। ठीक है, और यहाँ से अगर आपके लिए सी के लिए पूछे तो 7,400 है, टोटल के नीचे वैल्यू टोटल 37, और सी की यहाँ पर इफिशियंसी कितनी है, 10 है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 2000। ठीक है, आपसे किसके लिए पूछा है क्वेश्चन में, बी के लिए, तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। ठीक है, चलो ये थी हमारे आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं हम आपसे कल कितने बजे, फिक्स 5 बजे। ठीक है, इसकी विथ सॉल्यूशन PDF है वो क्लास 24 की एप्लीकेशन पर मिलेगी, और इसकी मैंने